Dear students, welcome back. ओडिशा स्टेट सिलेक्शन बोर्ड एसएसबी जिन्होंने अभी जस्ट एक दो दिन पहले पोस्ट ग्रेजुएट टीचर का एग्जाम लिया है और सेम बोर्ड जो है वो नवंबर या दिसंबर में असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम लेने जा रही है, जिसके लिए कि काफ़ी स्टूडेंट इसकी तैयारी कर रहे हैं, उसमें वैकेंसी अच्छी खासी है। तो ये पेपर इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यही सेम बोर्ड जो है वो पेपर सेट करेगी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो जस्ट देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन उन्होंने पीजीटी के लिए पूछे हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन आप देख सकते हैं एक जैसे होते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर, सेट, पीजीटी, इन सब में। अभी हम लोग चर्चा करेंगे, और बहुत इसके लिए मुझे रिक्वेस्ट आए हैं। मेनी मेनी थैंक्स टू मेनी ऑफ माय स्टूडेंट जिन्होंने कि ना केवल इस पेपर को भेजा, बहुत लोगों ने इसके आंसर की को भी भेजा, जिससे कि जानने में ये हेल्प मिला कि ऑफिशियल आंसर क्या है। अदरवाइज थोड़ी सी तो रिसर्च करने में टाइम लगता है, इसलिए इस वीडियो को बनाने में मुझे थोड़ा कम टाइम लगा है। थैंक यू स्टूडेंट्स। तो चलिए हम लोग चर्चा करते हैं 2023 पॉलिटिकल साइंस का पेपर ओडिशा एसएसबी, जिसकी एनालिसिस करेंगे एक्सप्लेनेशन एडिशनल इन्फॉर्मेशन के साथ में, और ये इंपॉर्टेंट होगा सभी एग्जाम के लिए, सेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूजीसी नेट, सब के लिए। इससे पहले कि चलिए क्वेश्चन आंसर का दौर करें शुरू, यदि आपको पता नहीं है तो आपके साथ अन्याय हो रहा है, क्योंकि एक बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। एक ग्रुप है जिसको मैं खुद गाइड कर रहा हूं, उसमें टेस्ट पेपर होते हैं वीक में दो दो जो हैं क्लास होते हैं, एक तरह का डाउट क्लियरिंग सेशन जिसमें बहुत सारी बातें होती हैं, कॉन्सेप्ट डिस्कस होते हैं, एंड मेनी अदर एग्जाम स्ट्रैटेजी एंड जनरल भी। तो वो रिकॉर्डेड होती है। आप यदि कभी भी ज्वाइन करते हैं तो आपको जितने अभी तक टेस्ट हुए हैं, जो 12 अभी तक हो चुके हैं, वो प्लस जो रिकॉर्डेड जो क्लास हैं वो भी आपको मिल जाते हैं। आप कुछ भी लूज करते नहीं, इसलिए मैं आपको इनवाइट कर रहा हूं इसको ज्वाइन करने के लिए। यदि आप उड़ीसा के असिस्टेंट प्रोफेसर या सेट या असिस्टेंट प्रोफेसर या पीएचडी डीयू जेएनयू की जो भी निकली है एनटीए की वो देना चाह रहे हैं, या दिसंबर साइकिल की नेट जेआरएफ दे रहे हैं, तो आपका स्वागत है। एट नॉमिनल कॉस्ट आप ज्वाइन कर सकते हैं एक ब्यूटीफुल जर्नी प्रोसेस को। इसकी थोड़ी डिटेल यहाँ पे दी गई है, डिटेल में आपको ईमेल से मिलेगा। यदि आप रजिस्टर करना चाहते हैं तो पहले अपना मेल, टेलीग्राम आईडी और मोबाइल नंबर आप इस मेल आईडी पर भेजें, फिर आपको बताया जाएगा कोर्स के बारे में भी और कैसे आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके एक और चीज मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा कि जो 3 किताबें हैं वो मैं आपको बता, यदि आप पीजी एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो अभी जस्ट मैंने रिलीज किया है एक प्रेप स्टार्ट गाइड। यदि आप 2024 की तैयारी कर रहे हैं, इससे अच्छा रिसोर्स नहीं हो सकता है। इसमें 5 पेपर जो हैं, जो अभी तक इससे अधिक पेपर है ही नहीं मार्केट में, उसकी पूरी तह एनालिसिस है। थीम वाइज क्वेश्चन को सेपरेट किया हुआ है, हर क्वेश्चन पे एडिशनल इंफॉर्मेशन है, एनालिसिस है, फोकस थीम है, स्ट्रैटेजी है, रिसोर्सेज एंड ऑल। तो ये आप स्टार्ट कर सकते हैं इससे, फिर इससे आप रिवाइज कर सकते हैं, जो कि मेन गाइड है और बहुत पॉपुलर भी है, सीयूईटी पीजी की एग्जाम गाइड। और फिर इससे आप प्रैक्टिस करेंगे एग्जाम के पहले 1500 एमसीक्यू। यदि आप यूजीसी नेट दे रहे हैं तो आपको जरूर पता होगा यूजीसी नेट गाइड, जो कि बहुत पॉपुलर है। आप इसको यहाँ से ले सकते हैं पीडीएफ वर्जन में, ये सब किंडल वर्जन में अमेजन पे अवेलेबल है। अब आइए हम लोग 100 क्वेश्चन को जल्दी जल्दी देखते हैं। यहाँ पे पहले एक दो डिस्क्लेमर। पहले तो जो उड़ीसा से रिलेटेड क्वेश्चन है वो मैंने छोड़ दिया है, करीब 10-15 क्वेश्चन है वो मैंने बिल्कुल डिस्कस नहीं किया है, वो आप देख लीजिएगा। इसके अलावा चूंकि मुझे बहुत तेजी से बनाने थे, तो बहुत ज़्यादा जो येलो वाली पट्टी में जो मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता हूँ इस वीडियो में आपको कम मिलेंगे, मैंने कहीं कहीं दिया है। लेकिन चलिए, इसलिए मेरे बातों को गौर से सुनिएगा, मैं तेजी से बहुत कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन बोल जाऊंगा, तो इसको ध्यान में रखिएगा। ऑफिशियल आंसर मोर और लेस सही है, शायद एक जगह कहीं पे मुझे कुछ लगा है तो शायद उसको हम लोग देखेंगे, अदरवाइज इट्स ओके। मतलब उस टाइप की नहीं है जैसे एनटीए गलती करता है, वैसी गलती इन्होंने किया नहीं है। कुछ क्वेश्चन वेग हैं, क्वेश्चन का जनरल लेवल जो है बहुत इजी है, इजी टू मीडियम है। मतलब इसमें कट ऑफ जो है बहुत हाई जा सकती है, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट इसमें 70% से अधिक तो करेगा ही। कुछ ही क्वेश्चन वेग है। विद दिस जनरल ऑब्जर्वेशन एंड डिस्क्लेमर, लेट अस बिगिन द क्वेश्चन आंसर की जर्नी। ट्रेडिशनल अप्रोच टू स्टडी पॉलिटिकल साइंस गिव्स एम्फेसिस टू। आपको पता है कि ट्रेडिशनल अप्रोच हैं जो नॉर्मेटिव फिलोसॉफिकल हैं, हिस्टोरिकल हैं, इंस्टीट्यूशनल हैं, और जो मॉडर्न अप्रोच जिसमें कि सभी आते हैं, सिस्टम अप्रोच से लेकर बिहेवियरलिज्म, पॉजिटिविज्म एंड पॉलिटिकल कल्चर, पॉलिटिकल सोशियोलॉजी, गेम थ्योरी एंड मेनी द स्ट्रक्चरल फंक्शंस। सो यदि आप देखें कि जो ट्रेडिशनल अप्रोच हैं वो नॉर्मेटिव होते हैं, इसका मतलब वैल्यू को अधिक ध्यान देंगे। अदरवाइज प्रिसीजन, ऑब्जेक्टिविटी, फैक्ट, ये सब जो है इंपेरिकल है, जो मॉडर्न में आते हैं। हु इज एक्सेप्टेड दैट द इंटेलेक्चुअल गॉड फादर ऑफ बिहेवियरलिज्म। तो बिहेवियरलिज्म के भी और पोस्ट बिहेवियरलिज्म के भी
जो इंटेलेक्चुअल गॉडफादर हैं डेविड ईस्टन, वही डेविड ईस्टन जिन्होंने कि सिस्टम अप्रोच भी दिया है। इन्होंने 8 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिहेवियरलिज्म बताया है, आप मेरे गाइड और हर जगह देख सकते हैं, और 7 क्रीडो या फीचर्स ऑफ पोस्ट बिहेवियरलिज्म भी बताया है। लिबर्टी इज द अपोजिट ऑफ ओवर गवर्नमेंट। अब ये क्वेश्चन जो है बहुत पॉपुलर बन चुका है, कोई अर्बिट नहीं है। ये प्रोफेसर जॉन सीली ने कहा है, और इसका मतलब ये होता है कि इंडिविजुअल की जो लिबर्टी होती है किसी भी डेमोक्रेटिक स्टेट में, वो उसी रेशियो में होती है जितना कि कम गवर्नमेंट इंटरफेयर करता है उनके जीवन में। मतलब लेस गवर्नमेंट मोर लिबर्टी, कहने का मतलब है। हु सेड पॉलिटिकल लिबर्टी विदाउट इकोनॉमिक इक्वालिटी इज अ मिथ। ये कहने वाले जीडीएस कोल थे। जीडीएस कोल जाने जाते हैं गिल्ड सोशलिज्म के लिए, जो एक तरह का इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी लाती है, मतलब वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट एंड ऑल, इंग्लैंड में। फ्रॉम द गिवन लिस्ट ऑफ बुक्स एन ऑथर आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर। तो इसमें जो है देखिए, ये सब बिल्कुल सही है। थ्योरी ऑफ जस्टिस, जॉन रॉल, दास कैपिटल या कैपिटल दास मतलब द, कार्ल मार्क्स, न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स, चार्ल्स मेरियम। ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे जो है बिहेवियरल रिवॉल्यूशन का एक तरह से आगाज होता है, मतलब एंट्री होती है। सो दैट्स व्हाई ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ बिहेवियरल रिवॉल्यूशन इन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, चार्ल्स मेरियम। और ये बुक जो है प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी, अर्नेस्ट बर्कर की बुक है, जो कि शिष्य थे टीएच ग्रीन के इंग्लैंड में। रॉबर्ट नॉजिक की बुक जो है, आपको पता है ना क्या है? क्या? स्टेट एनार्की यूटोपिया, यस, चेक कर लीजिएगा, जिसमें उन्होंने अपनी थ्योरी ऑफ जस्टिस, इंटाइटलमेंट थ्योरी ऑफ जस्टिस दी है। हु इज कंसिडर्ड टू बी द यूटोपियन सोशलिस्ट। यूटोपियन सोशलिस्ट जो नाम था, ये कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल ने दिया था उन सोशलिस्ट को जो उनकी तरह साइंटिफिक सोशलिस्ट नहीं थे, अपने को साइंटिफिक कहते थे। और इन सबको रॉबर्ट ओवेन, हेनरी सैमन, चार्ल्स फूरियर, पियरे प्रोदन, रॉबर्ट ओवेन, मेनी अदर, मुंजर एंड ऑल, इन सबको जो है वो यूटोपिक सोशलिस्ट कहते थे। मतलब उनका जो सोशलिज्म है वो साइंटिफिक नहीं है। ये एक नोमेनक्लेचर कार्ल मार्क्स का था, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे रॉबर्ट ओवेन है। 7 नंबर क्वेश्चन, हाउ डू रेडिकल फेमिनिस्ट अंडरस्टैंड पैट्रियार्की। ऑफ कोर्स पैट्रियार्की को एक सिस्टम ऑपरेशन मानते हैं, ना कि कोऑपरेशन, प्रायोरिटिज्म या मोनोगस। मतलब उनके लिए सबसे जो खराब चीज फेमिनिज्म के लिए या औरतों के राइट की हो सकती है वो पैट्रियार्कल व्यवस्था है, जिसमें कि फादर से सन तक जो है प्रॉपर्टी और सारी इनहेरिटेंस और सत्ता जो है परिवार में ट्रांसफर होती है, और उसी के चलते औरतों को इतना जो है झेलना पड़ता है। रेडिकल फेमिनिज्म जो सेकेंड वेव फेमिनिज्म है उनके अनुसार। आइडेंटिफाई द अंडरलाइंग प्रिंसिपल बिहाइंड एफर्मेटिव एक्शन। एफर्मेटिव एक्शन जो इंडिया में भी रिजर्वेशन सिस्टम है, जो हजारों साल की जो इनजस्टिस किसी पर्टिकुलर सोशल कम्युनिटी के साथ की गई, उसको एक तरीके से पॉजिटिवली डिस्क्रिमिनेट करके कंपनसेट करने की जो है एक कवायद है। तो इलिमिनेटिंग क्यूमुलेटिव एस्पेक्ट ऑफ पास्ट इनइक्वलिटी, इससे आप कंफ्यूज मत कीजिए। इट इज नॉट फॉर्मल इक्वलिटी बाय लॉ, इट इज सब्सटेंटिव इक्वलिटी, इक्वलिटी ऑफ आउटकम। व्हाट डज डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी मीन। ये मैंने कई बार कहा, उन्होंने बहुत अच्छा किया है, सेटर ने ये पूछा है आपको ये समझाने के लिए कि डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी का मतलब पॉलिटिकल थ्योरी नहीं, नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी जो नॉर्मेटिव फिलोसफिकल था, उसका डिक्लाइन जो 1950s में बिहेवियरलिज्म के एक बहाव में जो हुआ था उसकी बात करते। तो डिक्लाइन ऑफ नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी वाज कॉल्ड डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। पावर इलिट के जो ऑथर हैं वो सी राइट मिल हैं। पावर इलिट क्या है कि जो 3 जो पावर फोर्सेस हैं समाज में, अमेरिका में, उसमें कॉरपोरेट वर्ल्ड आता है, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट आते हैं और पॉलिटिशियन आते हैं। वो एक ऐसा आयरन केज बनाते हैं कि यही तीनों में जो है पावर घूमती रहती है और मासेज जो है कहीं बैठ करके बेचारे मूक दर्शक होते हैं। सी राइट मिल। यहाँ पे पैरेटो है जिन्होंने कि सर्कुलेशन ऑफ इलीट, हिस्ट्री ग्रेवयार्ड ऑफ इलीट्स, इन सब का लायन फॉक्स, इन सब का कॉन्सेप्ट दिया। ये सब इलिटिस्ट थिंकर ऑफ इलिटिज्म है। मोज्का ने जो है रूलिंग क्लास का कॉन्सेप्ट दिया था। मैक्स वेबर तो इलिट थिंकर है नहीं। व्हाट आर फॉर्म्स अकॉर्डिंग टू प्लेटो। तो यहाँ सॉरी कि ये बहुत ठीक से यहाँ नहीं आया है। इन एलिजिबल एंड अनचेंजिंग ऑब्जेक्ट्स, मतलब नेचर ऑफ बीइंग, जो कि हम अपने माइंड के आंखों से तो देख सकते हैं इंटेलिजिबल वर्ल्ड के उन चीज़ों को, मतलब आइडिया की जो दुनिया है, लेकिन हमारे सेंस ऑर्गन से वो बाहर है। मतलब फूल के होने का एहसास, गुडनेस के होने का एहसास, वो आप केवल महसूस कर सकते हैं, उसको अपने दिमाग से आप सोच सकते हैं।
आप उसको देख नहीं सकते हैं। ये उस दुनिया को में जो आइडिया है, जो अनचेंजेबल इटर्नल जो शाश्वत सत्य है, उसको उन्होंने फॉर्म कहा, थ्योरी ऑफ फॉर्म, प्लेटो। व्हाट अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल इज द नेचर ऑफ मैन। तो एरिस्टोटल ने ह्यूमन को जू पॉलिटिकॉन कहा, मतलब कि वो एक ऐसा जानवर है जो पॉलिटिकल उसका नेचर है, मतलब पॉलिटिकल मतलब कि जहां भी वो ग्रुप में होगा वहां पे इंटरेस्ट, पावर, और कैसे जो अपने इंटरेस्ट को हम अपने पावर के थ्रू मैक्सिमाइज करें, ये सब इश्यूज आ जाएंगे। What was the most essential part of human behavior that Machiavelli considered to understand politics? यहाँ पे आके आप कंफ्यूज कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है जो आपको कंफ्यूज कर सकता है, क्योंकि यहाँ इंपेरिकल थ्योरी, इंपेरिकल सब में इंपेरिकल लगी हुई है, लेकिन थ्योरी, थिंकिंग, रीजनिंग से अधिक सबसे, क्योंकि वो रियलिस्ट थे, तो आप गेस भी कर सकते हैं कि इंपेरिकल रियलिटी, जो रियलिटी बिल्कुल आपको दिखती है जैसा जो है, उस पर उनका थ्योरी बेसिकली बेस्ड है। Who is known as the common sense philosopher during the 17th century? ये क्वेश्चन पे आपको खूब ज्यादा कंफ्यूज कर सकता है। कॉमन सेंस फिलोसफर आप पहली बार परहैप्स देख रहे होंगे, लेकिन आप यहाँ पे 17th सेंचुरी आपको बचा लेता है। हॉब्स जो हैं वो 17th सेंचुरी से पहले ही लगभग उनका समय जो है खत्म हो जाता है, 1500 समथिंग में लिखते हैं, 80s में लिखते हैं, तो मतलब कम है इनका। 17th सेंचुरी में लॉक लिखते हैं, और रूसो तो 18th सेंचुरी में लिखते हैं, आपको पता है। फ्रांसिस बेकन भी पहले ही लिखते हैं, तो लॉक जो है, और लॉक बहुत कॉमन सेंसिकल हैं भी। कॉमन सेंसिकल मतलब बहुत आउटलैंडिश बातें नहीं कहते हॉब्स की तरह, जो कि लेवाइथन जैसा देखता है एक सत्ता को, एब्सोल्यूटिस्ट सत्ता, और ना ही रूसो की तरह कोई वो यूटोपिक डायरेक्ट डेमोक्रेसी का सपना देखते हैं। फ्रांसिस बेकन यहाँ दिखते हैं जो फादर ऑफ एम्पिरिसिज्म है, जो साइंटिफिक मेथड जो है, जो साइंटिफिक रिवॉल्यूशन हुआ उसके पीछे इनका बहुत बड़ा रोल है फ्रांसिस बेकन का। आई होप कि एम्पिरिसिज्म आप जानते हैं। एम्पिरिसिज्म जो है सोर्स ऑफ नॉलेज केवल सेंस एक्सपीरियंस से होता है, उसको मानने वाले को एम्पिरिसिस्ट कहते हैं। इसका उल्टा रैशनलिस्ट होता है, जो ये मानते हैं कि सोर्स ऑफ नॉलेज जो है वो ट्रांसडेंटल है, परे वर्ल्ड है, अदर वर्ल्डली है, जो हम अपने ज्ञान के आंखों से देख पाते हैं सेंस एक्सपीरियंस के बगैर भी, जैसे प्लेटो का थ्योरी ऑफ फॉर्म। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आइडेंटिफाई द रॉन्ग वन। मैकियावेली सजेस्टेड पावर पॉलिटिक्स इज द मींस एंड ऑथोरिटेरियन एब्सोल्यूट स्टेट इज द एंड। आप इसको 2 बार पढ़ लीजिए, बिल्कुल सही है। रूसो वाज नोन एज फादर ऑफ लिबरलिज्म, नो नो नो। लॉक वाज नोन, फादर ऑफ लिबरलिज्म वो नहीं थे, इसलिए बी गलत है। हॉब्स मेन कंसर्न वाज टू आर्ग्यू दैट इफेक्टिव गवर्नमेंट वॉट एवर इट्स फॉर्म मस्ट हैव एब्सोल्यूट ऑथोरिटी, बिल्कुल लेवाइथन। तो बी केवल इसमें गलत है, आपको गलत पूछ रहा है। विच फिलोसफर ग्रेटली इन्फ्लुएंस कार्ल मार्क्स थॉट? ऑफ कोर्स हेगल। हेगल के डायलेक्टिकल जो आइडियलिज्म था, हिस्टोरिकल डायलेक्टिकल आइडियलिज्म, उसको सर से उन्होंने नीचे कर दिया, सर को पैर, पैर को सर, ऐसे बना के उन्होंने हिस्टोरिकल डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म बना दिया। तो हेगल से बहुत प्रभावित थे, और हेगल के एक यंग हेगेलियन थे फेयरबैक, उनसे भी प्रभावित थे। रॉबर्ट नॉजिक बेसेज हिज थ्योरी ऑफ जस्टिस ऑन इंटाइटलमेंट। अभी तो मैंने कहा उनका इंटाइटलमेंट थ्योरी ऑफ जस्टिस है, जो उनके बुक स्टेट एनार्की यूटोपिया में। डायलेक्टिक मेथड पहली बार किसने यूज किया? ये बहुत अब फेमस क्वेश्चन बन चुका है। सोक्रेटिस ने यूज किया, लेकिन वो लिखते नहीं थे, इसलिए ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अपनी राइटिंग में किसने पहली बार यूज किया, तो वो आंसर हो जाएगा प्लेटो। हेगल ने भी यूज किया, मार्क्स ने भी यूज किया, लेकिन सबसे पहले जो डायलेक्टिक वो डायलॉग के फॉर्म में यूज करते थे वो सोक्रेटिस थे। which one is not one which one below is not related to John Rawls theory of justice? तो आपको पता है वेल ऑफ इग्नोरेंस, ओरिजिनल पोजीशन, लेक्सिकल प्रायोरिटी, जो वो 3 जो बनाते हैं ना, मतलब लेक्सिकल प्रायोरिटी मतलब लैंग्वेज में जो प्रायोरिटी देते हैं, पहला इक्वलिटी प्रिंसिपल, फिर फेयर इक्वलिटी अपॉर्चुनिटी प्रिंसिपल, और फिर डिफरेंस प्रिंसिपल, इस तरह के जो प्रायोरिटी बनाते हैं। लॉकियन प्रोविसो जो है वो ऑड वन आउट है। लॉकियन प्रोविसो ये था, लॉक का कहना था कि यदि किसी अन ओन्ड नेचुरल रिसोर्स में हम अपनी लेबर को मिक्स करके कोई चीज प्रोड्यूस करते हैं तो वो हमारी हो जाती है। इसको लेबर थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी या लॉकियन प्रोविसो भी कहते हैं। इसका नाता जॉन रॉल से नहीं है। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग बुक्स डील्स विथ मार्क्स थ्योरी ऑफ एलियनेशन? एलियनेशन मतलब कि हम अपने को कटा हुआ महसूस करें। जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूं, तो जब भी मैं इस वीडियो को देखूंगा, तो मुझे अपना अक्स उसमें नजर आता है, मेरी पर्सनैलिटी उसमें, आपको भी नजर आती है, मुझे भी। लेकिन मान लीजिए कि मैं एक फैक्ट्री के लिए काम कर रहा हूं, एक कोई बहुत बड़ी एजुकेशनल फैक्ट्री, और वो कह रहा है कि एक स्लाइड तो आप बनाओ, एक स्लाइड वो बनाएगा, एक स्लाइड वो, और उस तरह से कुछ वो फिर उसमें कुछ और चीजें लगा के फॉर्मेट करके और चमका के और वो एक वीडियो बनाते हैं। तो मैं उसको
पहचान भी नहीं पाऊंगा कि इस वीडियो में मेरा भी कोई हाथ है। तो इसी तरह की हालत होती है उस कार मैन्युफैक्चर करने वाले असेंबली लाइन में वर्कर की। वो कार को देख के इसको समझ भी नहीं पाता है कि वो कार उसी ने बनाया है। तो अपने प्रोडक्ट से वो एलिनिएट होता है, उस वर्क प्लेस से एलिनिएट होता है जहाँ पे उसको ऑपरेस्ट किया जाता है। वो अपने सोशल सराउंडिंग से, अपने पीयर ग्रुप से भी जो है वो अपने वर्कर फिलो वर्कर से एलिनिएट होता है, और अंत में अपने ह्यूमन बीइंग होने के एहसास से एलिनिएट होने लगता है। ये जो एलिनेशन की थ्योरी ये है कि आदमी को ये एहसास ही नहीं रह जाता है कि वो ह्यूमन है, उसका होने का मायने क्या है। और ये सब इसलिए होता है कार्ल मार्क्स के अनुसार क्योंकि वो एक बहुत ही ऑपरेसिव कैपिटलिस्ट सिस्टम में वर्कर के रूप में काम करता है। ये सारी बातें उन्होंने जो पहली बार कही इकोनॉमिक एंड फिलोसॉफिकल मैन्यूस्क्रिप्ट में कही। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे जो कार्ल मार्क्स ने अपने डिफरेंट बुक्स में क्या कहा है, ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन अब बन चुका है। जैसे कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में फर्स्ट लाइन है, स्पेक्टर इज हॉन्टिंग यूरोप। इस टाइप की जो बातें हैं, कहाँ उन्होंने किस बुक में क्या कहा है, ये मैंने अपने गाइड में दिया है, ऑब्जेक्टिव पॉलिटिकल साइंस में भी दिया है, इसको जरूर याद कर लीजिएगा। हु इज रेस्पेक्टेड एज फादर ऑफ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन? ऑफ कोर्स ड्वाइट वॉल्डो, जिन्होंने फ्रैंक मारिनी के साथ मिल करके फर्स्ट मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस में न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को लेके आए थे। हर्बर्ट साइमन proposed a new concept of administration based on the methodology of logical positivism. Logical positivism क्या है? इम्पेरिकल अप्रोच, मतलब कि वही चीज जो सेंस एक्सपीरियंस से देख सकते हैं उसी को हम ट्रू मानेंगे, उसी के बेसिस पे हम किसी चीज को देखें, कसेंगे कि वो सही है या नहीं है। और लॉजिक के बेसिस पे भी, एक तो है कि जो सेंस एक्सपीरियंस है हम जिसको देख सकते हैं, जो जैसा है उसको देखना, और एक है कि लॉजिकल 2+2 4 है, वो कोई सेंस एक्सपीरियंस नहीं, लेकिन लॉजिकल यदि लॉजिकली ट्रू है तो ट्रू है। So logical positivism. How many principles of management proposed by Henry Fayol? Of course 14 principle of management उन्होंने दिया था, इसमें unity of command, scalar chain and ये सब थे। Among the following thinkers, who is the odd one in terms of their specialization? तो इसमें मॉस्लो, हेजबर्ग एंड मैकग्रेगर को भी आप जोड़ सकते हैं, डगलस मैकग्रेगर एंड लाइकट। ये सब जो है साइकोलॉजिकल जो थिंकर थे, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में साइकोलॉजी को लेके आए थे। टेलर जो है वो उससे साइकोलॉजी का कोई नाता नहीं है, साइंटिफिक मैनेजमेंट लेकर के आए थे। इन विच टाइप ऑफ रिक्रूटमेंट द सिस्टम फॉर हायर पोजीशन इज ओपन फॉर ऑल क्वालिफाइड कैंडिडेट्स? को डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बोलते हैं, जहाँ की पेपर में एडवर्टाइजमेंट निकलता है, कोई भी जो है उसमें अप्लाई कर सकता है। इसके बदले में जो है प्रमोशन इंटरनल होता है, रिक्रूटमेंट बाय प्रमोशन। वो जो इंटरनल जो लोग होते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में, उन्हीं को प्रमोट करके उस पोस्ट को दिया जाता है। इसका उल्टा है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। Which principle is appropriate for promotion of civil services? Of course merit cum seniority, यही प्रिंसिपल अपनाया जाता है। मतलब आपको एक पर्टिकुलर, जैसे कोई पोस्ट है 25 साल की सर्विस होनी चाहिए, अब मान लीजिए 5 कैंडिडेट 25 साल के सर्विस में है, तो उसमें से जो बेस्ट होगा मेरिट, तो पहले सीनियरिटी फिर मेरिट, मेरिट कम सीनियरिटी, यही अपनाया जाता है। बेस्ट है या नहीं है ये तो ये कह रहे हैं, लेकिन ये अपनाया जाता है। अमॉन्ग द फॉलोइंग विच वन इज नॉट रिलेटेड टू पब्लिक पॉलिसी टाइप? तो पब्लिक पॉलिसी के बहुत सारे टाइप हो सकते हैं, जैसे थियोडोर लोवी जो बहुत अभी पॉपुलर है, हर एग्जाम में पूछा जाता है, रेगुलेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, रीडिस्ट्रीब्यूटिव, कंस्ट्रेंट है। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो सब कुछ हो सकता है, लेकिन एजर्टिव आई डोंट थिंक एजर्टिव पब्लिक पॉलिसी होती है। रेगुलेटरी, फैसिलिटेटिंग पब्लिक पॉलिसी, रेस्ट्रिक्टिव भी हो सकती है, कुछ पब्लिक पॉलिसी आपको रिस्ट्रिक्ट करती है। एजर्टिव आई थिंक सही इन्होंने ठीक किया, नो डाउट। पब्लिक सर्विस कमेटी हेडेड बाय ये, तो चलिए अभी सब ऐसा है कि इस सब में आप बोल्ड हो सकते हैं और कोई इसमें दिक्कत नहीं। इसमें तो 10 क्वेश्चन भी ऐसे नहीं है जो आप नहीं कर पाएंगे, तो एक में ठीक है। AR मुदलियार, अभी कौन सी कमेटी की बात करते हैं, क्यों पूछा गया, आई डोंट नो। हु इज नोन फॉर इज एसोसिएशन विद सिस्टम अप्रोच? ऑफ कोर्स डेविड ईस्टन, बहुत ही लड्डू टाइप क्वेश्चन है। ऑथोरिटी क्या होती है? ऑथोरिटी होती है लेजिटिमेट, यदि पावर आपको यूज करने का अधिकार दिया जाता है उसको ऑथोरिटी कहते हैं। मतलब पावर विथ लेजिटिमेशन इज ऑथोरिटी। जैसे प्राइम मिनिस्टर अभी मोदी जी बैठे हैं, वो लेजिटिमेट है। क्यों लेजिटिमेट है? क्योंकि जनता ने बीजेपी जो पार्टी है उसको सबसे अधिक सीट दी और उस पार्टी ने उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया, जो पार्लियामेंट्री फॉर्म में होती है, तो लेजिटिमेट है। लेकिन यदि कल को लोगों को ये फील हो, लोगों को कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन में फेयर नहीं करके, उन्होंने कुछ करप्शन करके वो उन्होंने सीट ले लिया है, तो वहां लेजिटिमेसी खत्म हो जाती है, वो लेजिटिमेसी नहीं रहती है। सो लेजिटिमेसी इंप्लाइज, यहाँ पे तो बड़ा वेग इन्होंने बनाया है, कंप्लायंस थ्रू ए मोरल ऑब्लिगेशन ऑन द पार्ट ऑफ द रूल टू ओबे। तो ठीक है, यदि लेजिटिमेट है तो आपको पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन या उसके बात को मानना आपकी एक मोरल ऑब्लिगेशन हो जाती है। ठीक है, वेग है, और उससे बेहतर कोई है भी नहीं।
विच वन बिलो इज नॉट सोर्स ऑफ लेजिटिमेसी। तो बहुत सारे लेजिटिमेसी सोर्स हो सकते हैं, पर्सनल करिश्मा हो सकता है, जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर मतलब जो पैटर्न, सोशल रिलेशन ऐसा है कि आपको उसको मानना ही पड़ेगा। जैसे कि जो परिवार में जो सबसे बुजुर्ग होते हैं उनकी एक ऑथोरिटी होती है, बिकॉज ये हमारे सोशल स्ट्रक्चर का पार्ट है। आइडियोलॉजी भी हो सकती है, बिल्कुल होती है। लेजिटिमेटिंग आइडियोलॉजी पे तो पूरी सी राइट मिल ने लिखा है, यदि आप पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को मानते हैं तो जो व्यक्ति उस आइडियोलॉजी को प्रेशर दे रहा है वो उसकी लेजिटिमेसी बन जाती है। आइडियोलॉजी से भी कोई रूल या रूलर लेजिटिमेट हो जाता है। आप जैसे कि हिटलर का देखिए, वो आइडियोलॉजी से ही लेजिटिमेशन उनको मिलता था। कोएर्सन भी हो सकता है, फोर्स से भी लेजिटिमेसी मिलती है, डर के भी आप जो है बात मानते हैं, लेकिन सबसे कमजोर इसमें यही ऑप्शन है, इसलिए चलिए फोर्स को उड़ा दीजिए। Which approach considered social stratification as a necessary structure in each society? यहाँ आप कंफ्यूज इलिटिसिज्म और फंक्शनलिज्म में हो सकते हैं। आंसर इन्होंने फंक्शनलिज्म दिया है, मेरे अनुसार सही है। फंक्शनलिज्म क्या होती है, फंक्शनलिस्ट कौन होते हैं, मतलब जो कि ये कहते हैं कि समाज में हर जो स्ट्रक्चर है, कोई भी, जैसे परिवार है, किनशिप है, स्कूल, कॉलेज, ऑर्गेनाइजेशन, सिविल सर्विसेज, सबका कुछ खास फंक्शन है पॉलिटिकल सिस्टम में, इसीलिए वो जो है वो बनी हुई है स्ट्रक्चर। तो ये जो फंक्शनलिज्म है ये समाज में डोमेन में बांटता है, स्ट्रेटिफिकेशन करते हैं, सेगमेंट करते हैं, तो ठीक है। इलिटिसिज्म भी एक तरह समाज को सेगमेंट करता है मास एंड इलीट में, बट यहाँ चलिए फंक्शनलिज्म दे आर नॉट बैड, कंफ्यूजिंग। Who define political participation as the involvement of the members of society in the decision making process? ये भी क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर सकता है, आपको लगेगा कि ये किसने कहा है और किसने कहा, ये ऑलवेज कंफ्यूजिंग होता है। इसका आंसर इन्होंने आलमंड पॉवेल दिया है। तो इन्होंने जो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म पे जो इन्होंने थीसिस किया उसमें बहुत चीज़ इन्होंने बताया है। इन्होंने इनपुट फंक्शन बताया, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन बताया, तो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन का ये डेफिनेशन इनके द्वारा है, तो आप जान लीजिए बस। ये जो डेफिनेशन है मैं पढ़ भी नहीं रहा हूँ, चलिए लेकिन पढ़ देता हूँ। कुछ हमारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो शायद वो देख नहीं पाते हैं, तो वो कहते हैं कि सर आज आप नहीं पढ़ते हैं तो हमें बहुत अफसोस होता है, क्योंकि हम तो आपको सुन के ही करते हैं। तो चलिए मैं पढ़ देता हूँ। एक डेफिनेशन है, पॉलिटिकल कल्चर इज द सेट ऑफ एटीट्यूड, बिलीफ एंड सेंटिमेंट्स विच गिव ऑर्डर एंड मीनिंग टू ए पॉलिटिकल प्रोसेस एंड विच प्रोवाइड द अंडरलाइंग एजम्पशंस एंड रूल्स दैट गवर्न बिहेवियर इन पॉलिटिकल सिस्टम। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग इसलिए है कि लूसियन पाई ने इस टाइप का डेफिनेशन तो दिया है, ये ऑलवेज बहुत डिफिकल्ट होता है, लेकिन ये थोड़ा यहाँ वर्ड भी उन्होंने चेंज किया। चलिए लूसियन पाई ने दिया है तो आप रट लीजिए, मेरे गाइड में जो है 4, 5, 6 से भी अधिक जो है पॉलिटिकल कल्चर के डेफिनेशन है, उसमें लूसियन पाई का भी डेफिनेशन है जो इससे मिलता जुलता है, तो याद कर लीजिए। आइडेंटिफाई द इम्प्रॉपर मैच। एम.एन. श्रीनिवास ने संस्कृताइजेशन का कॉन्सेप्ट दिया। संस्कृताइजेशन मतलब ये होता है जब लोअर कास्ट जो है वो कास्ट हिरार्की में ऊपर अपवार्ड मोबिलिटी को एस्पायर करते हुए अपर कास्ट के तहजीब, खान पान एंड सोशल बिहेवियर को अपनाने लगते हैं। जैसे वो मांस खाना छोड़ देंगे, वो जो है जनेऊ पहनने लगेंगे, वो मंत्रोच्चार करेंगे, जिससे कि वो अपर कास्ट में मोबिलाइज। ये सब बातें बहुत पुरानी है, अभी की नहीं है, 1960s की ये सब बुक है, एम.एन. श्रीनिवास का संस्कृताइजेशन। आलमंड ने जो है स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म दिया, आलमंड एंड पावेल ने, अभी आपने देखा। लेवी स्ट्रॉस एक बहुत फेमस एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, जो कि ठीक है, चलिए वो स्ट्रक्चरलिज्म के लिए माने जाते हैं, तो पॉजिटिविज्म भी कह सकते हैं। मैक्स वेबर क्लास स्ट्रगल के लिए बिल्कुल नहीं माने जाते हैं। Which concept below, 36 number question पर रहा हूँ, which concept below is close to the idea of political change like political integration, political differentiation, political secularization, जिसको आप इक्वलिटी भी कह सकते हैं। ऑफकोर्स ये सब मिला करके पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन होती है। यहाँ पे आप बहुत चीज़ें याद कर सकते हैं, लूसियन पाई का इक्वालिटी, डिफ्रेंसिएशन एंड कैपेसिटी, जो जेम्स कोलेमैन ने जो इसको डेवलपमेंट सिंड्रोम कहा उसको आप याद कर सकते हैं। फ्रेड रिग्स का जो है डेवलपमेंटल ट्रैप आप याद कर सकते हैं। हटिंगटन का पॉलिटिकल डिके आप उससे जोड़ सकते हैं इसको, पॉलिटिकल डेवलपमेंट एंड डिके एंड मेनी अदर। यहाँ यदि हम रॉन्ग पेयर देखें तो मॉर्गनथाउ तो पॉलिटिकल रियलिज्म या आईआर में उसके फादर ही हैं। E.H. कार ने 20 ईयर क्राइसिस लिखा था, वर्ल्ड वॉर 1 और 2 के बीच के पीरियड को। हेडली बुल ने एनार्किकल सोसाइटी नाम की बुक लिखी है। हेडली बुल इंग्लिश स्कूल के हैं, यस, मोस्ट प्रोबेबली यस। एंड रिचर्ड स्नाइडर जो हैं ये डिसीजन मेकिंग थ्योरी के लिए जाने जाते हैं, तो गेम थ्योरी से यहाँ पे चलिए इसका नाता नहीं है। गेम थ्योरी के जो फादर माने जाते हैं ऑटो वॉन न्यूमैन, तो आप इसको याद भी कर सकते हैं।
स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन क्विंसी राइट ने लिखा। क्विंसी राइट को हम थोड़ा सा और जान लीजिएगा, कई बार जगह पूछा जाता है, ये सब क्वेश्चन डिफिकल्ट हो सकता है। जो इनटेंजिबल एलिमेंट ऑफ पावर, इनटेंजिबल मतलब उसको छू नहीं सकते आप, महसूस केवल कर सकते हैं, वो इसमें से कौन है? टेक्नोलॉजी, नेचुरल रिसोर्स, पॉपुलेशन, सब टेंजिबल एलिमेंट ऑफ पावर है। लेकिन आइडियोलॉजी, जिसको कि थर्ड डायमेंशन ऑफ पावर कहते हैं, जिसको ग्रामस्ची ने जो है हेजेमनी कहा, या जिसको स्टीफन लुक्स ने जो है, स्टीवन लुक्स ने थर्ड डायमेंशन ऑफ पावर कहा, या जिसको अल्थुजर ने जो है आइडियोलॉजिकल स्टेट अपरेटस के थ्रू पावर एंड डोमिनेंस कहा। ये आइडियोलॉजी है। आइडियोलॉजी के थ्रू भी आप पावर जो है बिल्ड कर सकते हैं, जो दिखता नहीं है। System by which state attempt to prevent war is known as, of course, collective security. One for all for one. यही इसके प्रिंसिपल में है। यूनाइटेड नेशन, इसके पहले लीग ऑफ नेशन या नाटो, सब कलेक्टिव सिक्योरिटी के प्रिंसिपल पर बेस्ड है। ध्यान रखिएगा डियर स्टूडेंट की कलेक्टिव सिक्योरिटी रियलिज्म का एलिमेंट ना होकर के ये लिबरलिज्म का कंपोनेंट माना जाता है। द फर्स्ट नेम कॉन्फ्रेंस जो बेलग्रेड में हुआ था, अब जो है बेलग्रेड तो मुझे लगता है सर्बिया नाम की कंट्री में होगी, पहले एक कंट्री होता था यूगोस्लाविया, अब वो 6 कंट्री में डिवाइड हो गई है। सर्बिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जोगोविना, कोसोवो, मॉन्टेग्नेरो, मैसेडोनिया एंड मेनी अदर, 6 मैंने सब कह ही दिया आपको। तो उसको एक और मौका मिला था दूसरी बार भी नाम का सबमिट करने का। वो कब हुई थी? तो सी 1989 में। ये तो मुझे पता नहीं था, मैंने बस आंसर देख के आपको बताया, नेट पे भी चेक नहीं किया, चेक भी कर सकते हैं। ये फिर से मैं आपको बोल रहा हूं कि यूगोस्लाविया का 6 कंट्री में विघटन हो गया और इसको बाल्कनाइजेशन कहा जाता है, जो कई जगह पूछा जाता है। इंडिया ने अभी जस्ट 2 दिन पहले ही होस्ट किया है G20 को, और नेक्स्ट होस्ट कौन करेगा ये भी आपको पता, आपने फोटो देखा होगा। मोदी जी ने जो बैटन सौंपा डी लूला, जो ब्राजील के प्रेसिडेंट हैं, उनको उन्होंने लूला डी सिल्वा को, तो ब्राजील जो है नेक्स्ट G20 की प्रेसिडेंटशिप करेगा। CTBT जो है वो 1996 में ओपन हुआ था। अभी तक ये पूरा इसलिए नहीं हुआ कि इंडिया और कुछ और कंट्री ने इसको साइन नहीं किया है। ये याद रखिएगा कि इंडिया ने ना तो CTBT साइन किया, ना ही न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी NPT भी साइन नहीं किया, जो कि 1968 में ओपन हुआ था NPT सिग्नेचर के लिए। इंडो सोवियत ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन जो है 1971 में साइन हुआ था, लेकिन आपको यहाँ पे 3-3 1971 इसलिए क्वेश्चन डिफिकल्ट हो जाता है। इसका सही है अगस्त 1971। UN जनरल, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है लेकिन मुझे भी याद नहीं था, ये अच्छा है इन्होंने बता दिया। एक जगह मैंने पढ़ा था कि UN जनरल असेंबली ने जो है ह्यूमन राइट को ड्राफ्ट करने के, जो बाद में UDHR के फॉर्म में आया, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, उसके चेयरपर्सन कौन थे उस कमीशन के? ये इलानोर रूजवेल्ट थे। तो उसको याद कर लीजिए, मैंने आंसर देख के कहा है। लार्ज स्केल जो एफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस हुआ था 1955 में, नेहरू जी इसके बेसिकली लीडर थे। वो बांडुंग में हुआ था। बांडुंग नाम का शहर इंडोनेशिया में है, और सुकार्नो उस समय में जो थे वो इंडोनेशिया के प्राइम मिनिस्टर थे, वो भी वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर नाम के थे। ये जो एफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस हुआ था बांडुंग में, ये प्रीकर्सर माना जाता है नाम का, नॉन अलाइंड मूवमेंट। Where are the ideological bases of Indian Constitution written in a summary fashion? Of course, preamble में जो है हमारी आइडियोलॉजी लिखी है, आत्मा लिखी है कॉन्स्टिट्यूशन की। Who said the Constitution of India is a social document? Of course, Granville Austin, जिन्होंने बहुत कुछ कहा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक सीमलेस वेब की तरह है, और उन्होंने ओलिगार्ची जो कॉन्स्टिट्यूशन में थी वो भी बताया था। उसके अलावा उन्होंने इसको एक्सट्रीमली फेडरल स्ट्रक्चर भी कहा था कॉन्स्टिट्यूशन को। बहुत अच्छी अच्छी बातें इन्होंने कही थी। किस बुक में? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द कॉर्नर स्टोन ऑफ द नेशन 1966। द 9th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज इंसर्टेड, फर्स्ट अमेंडमेंट में ही इसको इंसर्ट कर दिया गया था 9th शेड्यूल। क्या है इसमें? वो सारे लैंड रिफॉर्म के एक्ट हैं जिसको कि कोर्ट में चैलेंज नहीं किया सकता, जुडिशियल रिव्यू के पावर को कोर्ट यूज नहीं कर सकता। लेकिन अब कोर्ट इसको नहीं मानता, क्योंकि बाद में एक मजाक जैसा बन गया कि इवन रिजर्वेशन के मामले, मेनी अदर मामले 9th शेड्यूल में घुसा देने लगे स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट, जिससे कि कोर्ट के परव्यू से बाहर हो जाए। तो कोर्ट ने कहा कि नथिंग डूइंग, अब वो भी जो है जुडिशियल रिव्यू के परव्यू में आ गया है।
आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर इन द लिस्ट गिवन बिलो। तो इसमें जो है आपको जान के थोड़ा आश्चर्य हो सकता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है फर्स्ट इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर भी थे होम मिनिस्टर के अलावा, ये इसी क्वेश्चन से मुझे पता चला। लेकिन यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा ट्रिक किया है, ये असफ अली के बजाय जो है फजल अली थे स्टेट रिकॉग्निशन कमीशन के चेयरपर्सन, तो ये हो जाता है गलत। इसके जो मेंबर थे कुंजरू और पनिकर, कई जगह पूछा था, इसलिए मैंने यहाँ दे दिया है येलो में, इसको रट लीजिए। एसआरसी के इसी बेसिस पे 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी बनी थी 1956 में। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन तो केशवानंदा भारती, इसका 50वां सालगिरह हम लोग मना रहे हैं। और आर्टिकल 21 एज और राइट टू एजुकेशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 86 से दिया गया था। ऑफकोर्स राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन ड्यूटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ये आर्टिकल 78 कहता है उनकी ड्यूटी है कि राष्ट्रपति को टाइम टू टाइम जाकर के बताएं कि कंट्री में क्या हो रहा है, कैबिनेट में कैसे जो है काम चल रहा है, क्या डिसीजन लिए गए हैं। पता नहीं कितना ये फॉलो होता है, क्योंकि एक बार जब 78 ज्ञानी जैल सिंह थे तो उन्होंने इस हवाला दे के कहा था कि आर्टिकल 78 के तहत तो प्राइम मिनिस्टर को हमें आके ब्रीफ करना चाहिए, वो नहीं करते हैं। आजकल क्या होता है मुझे नहीं पता। Which fundamental right was described as heart and soul of the Constitution by Dr. B.R. Ambedkar? Of course, it was right to constitutional remedy, Article 32. The purpose of inclusion of directory principle of DPSP क्यों इंक्लूड किया गया था? सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी लाने के लिए। Which of the following was held to be basic structure of the constitution? ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि इनवैलिड होना चाहिए, गलत होना चाहिए। फेडरलिज्म जो है वो एक बेसिक स्ट्रक्चर लाया गया एसआर बोमई कैसे, ये सेकुलरिज्म कैसे लाया गया मुझे नहीं पता है, क्योंकि ये इशू जो है एसआर बोमई केस 1994 में हुआ था, उसमें मैटर जो है वो आर्टिकल 356 के लगाने का था और उसमें फेडरलिज्म जो है मेन मुद्दा था। आप पढ़ लीजिएगा, हो सकता है कि उस केस में कोई सेकुलरिज्म की भी बात हो, बट मुझे नहीं लगता है, क्योंकि सेकुलरिज्म तो उससे बहुत पहले जो है वो 1976 में ही प्रेम्बल में इंसर्ट कर दिया गया था। विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पुट ए सीलिंग, हिंदी में पढ़ देता हूं कि जो मंत्रिमंडल होगा उसका जो स्ट्रेंथ होगा वो 15%, 15% से अधिक नहीं हो सकता है स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा। ये 91st अमेंडमेंट से लाया गया था ये। इन द गिवन लिस्ट विच पार्टी इज नेशनल पार्टी, अभी जो नेशनल पार्टी हैं केवल 6 हैं, कांग्रेस, बीजेपी, बीएसपी, आम आदमी पार्टी, सीपीआई मार्क्सिस्ट, नॉट सीपीआई नॉर्मल जो खत्म हो चुकी है, और एनपीपी जो नॉर्थ ईस्ट की पार्टी है। इसमें केवल एक आम आदमी पार्टी है जो नेशनल पार्टी है। आर्टिकल 263 के तहत जो है इंटर स्टेट काउंसिल को सेटअप करने की व्यवस्था है। ये पहली बार 1990 में हुआ और ये प्रेसिडेंट इसको सेटअप करते हैं और प्राइम मिनिस्टर इसको चेयर करते हैं। इस 3 को पढ़िए स्टेटमेंट को। द फर्स्ट मिड टर्म पोल फॉर लोकसभा वाज हेल्ड इन 1971, सही है, इंदिरा गांधी लैंडस्लाइड विक्ट्री उनको मिली। नीलम संजीव रेड्डी जो हैं एकमात्र प्रेसिडेंट है जो बिना इलेक्शन के अनअपोज चुने गए थे जनता पार्टी के गवर्नमेंट में। इनमें एक इंटरेस्टिंग एक कहानी है कि ये दूसरी बार उन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा था। एक बार 1969 में लड़ा था, तो उस समय में वो कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल उम्मीदवार थे राष्ट्रपति पद के लिए, लेकिन इंदिरा गांधी से उनका मनमुटाव था सिंडिकेट के मेंबर होने के चलते। तो इंदिरा गांधी ने नारा दे दिया अपनी ही पार्टी में कि कॉन्सियंस पे वोट कीजिए, और जो अनऑफिशियल कैंडिडेट थे जो इंदिरा गांधी के द्वारा बैक किए जा रहे थे, वी गिरी, वराह वेंकट गिरी, वो जो हैं जीत गए थे हरा करके ऑफिशियल कैंडिडेट को। इसी बात पे जो है कांग्रेस दो फाड़ हो गई थी। इंदिरा गांधी के साथ जो गई कांग्रेस उसको कांग्रेस आर कहा गया, और जो नीलम संजीव रेड्डी के तरफ रही जो सिंडिकेट के मेंबर उसमें थे उसको कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन ओ कहा गया। बाद में वो कांग्रेस ओ जो है वो जनता पार्टी में शामिल हो गई थी, जगजीवन राम एंड मेनी अदर्स, मोरारजी देसाई एंड ऑल। और कांग्रेस आर जो है बाद में कांग्रेस आई में कन्वर्ट हो गई थी, इंदिरा कांग्रेस। तो ये जो दिनेश गोस्वामी कमेटी इलेक्ट्रल रिफॉर्म रिकमेंडेड यूज ऑफ ईवीएम, मुझे लगता है उससे पहले हो गई थी, तो ये शायद सही नहीं है। ऑफिशियल आंसर भी यही कहता है, उसे चेक कर सकते हैं। तो ए और बी जो है वो सही है। सरकारिया कमीशन जो है वो पहली सेंट्रल स्टेट की कमीशन थी, बाद में एमएम पुंछी कमीशन भी बनी, ये 1983 में बनी थी और उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी, आप गेस कर सकते हैं। कौन सा आर्टिकल कहता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कि जो सुप्रीम कोर्ट
का डिसीजन होगा वो बाइंडिंग होगा सभी कोर्ट ऑफ द कंट्री में। आर्टिकल 141 वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, याद रखिएगा। यूरोसेंट्रिज्म का मायने क्या होता है? ये दोनों ही होता है। इट आर्ग्यूज दैट यूरोप इज एट द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड। सेंटर मतलब ये नहीं कि कोई फिजिकली सेंटर, लेकिन हर जगह मतलब उसकी बात मानी जाए। उससे अच्छा ऑप्शन ये है, it presumes the superiority and universal applicability of Western institution and world view, values and all. अब यहाँ देखिए सबसे लंबा स्टेटमेंट सबसे सही, जो मैं फॉर्मूला बताता हूँ। There are two types of sovereign state, unitary and federal. ये बड़ा मजेदार क्वेश्चन है और हम लोगों को ज्ञान देता है। हमें तो याद तो नहीं है, किसी को याद नहीं होगा। ये कहता है कि 193 मेंबर है यूनाइटेड नेशन में। ऑफकोर्स लास्ट मेंबर जो है साउथ सूडान है, 2011, याद रखिएगा। तो उसमें से कितने यूनिटरी हैं, और ये जवाब देता है 166। तो रट लीजिए, रटना क्या है आप जान लीजिए कि कितना ज्यादा है। केवल जो है 30 से भी कम जो स्टेट हैं वो फेडरल। इसका मतलब फेडरलिज्म जो है वो मेन फॉर्म नहीं है गवर्नमेंट का, यूनिटरी ज्यादा है। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन जो है पहली बार एक रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन लेकर के आता है, सबसे पुराना कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि जो सबसे पुरानी डेमोक्रेसी उससे जो पुरानी थी ब्रिटेन में, उसमें तो लिखित है ही नहीं। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन कब लागू हुआ, और ये उसी साल लागू हुआ जिस साल फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ। तो एक अच्छी क्वेश्चन है, इसे आपको ज्ञान देता है, रख लीजिए। 64 नंबर क्वेश्चन देखिए, यूएस फेडरल सिस्टम इज नोन एज स्ट्रॉन्ग सेंटर स्ट्रॉन्ग स्टेट। यस, शुरुआत तो हुई थी स्ट्रॉन्ग स्टेट से, लेकिन बाद में सेंटर को भी काफी स्ट्रॉन्ग किया गया। सीनेटोरियल कर्टसी मतलब ये होता है कि सीनेट को हिस्टोरिकली बहुत सारे पावर वहां दिए गए हैं, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग स्टेट्स को रिप्रेजेंट करती है। इसलिए जैसे कि वहाँ फिलीबस्टरिंग की पावर है, वहाँ पे जो इंटरनेशनल ट्रीटी यूएस करता है उसको रेटिफाई जब तक सीनेट नहीं करता तब तक उसको नहीं माना जाता। जजेस की भी अपॉइंटमेंट को सीनेट रेटिफाई करती है। तो इसको सीनेटोरियल कर्टसी कहते हैं। जो लॉन्ग स्टैंडिंग अनरिटन अनऑफिशियल एंड नॉन बाइंडिंग कॉन्स्टिट्यूशन कन्वेंशन इन यूएस। The best known power of US Supreme Court is the doctrine of judicial review established in the case Marbury and Madison. ये सब इतना known fact है कि आप इसको रट लीजिए, अच्छा है। All three. During whose government in the UK citizen charter was introduced? Of course John Major 1991, और इंडिया में 1997 में 1997 में नरसिम्हा राव थे। नरसिम्हा राव थे 1997। यस यस यस, नो यस, चेक कर लीजिएगा। 1997 में नरसिम्हा राव शायद उनका टेन्योर खत्म हो गया था। इंडिया में 1997 में हुआ था, ये बात याद रखिएगा। Currently British Conservative Party is in power and the Labour Party is in the major opposition party. तो ये बहुत मजेदार क्वेश्चन पूछ रहा है कि कंजर्वेटिव पार्टी को सबसे अधिक सीट मिले, उसके बाद लेबर पार्टी मिला। थर्ड नंबर पे आपको जान के आश्चर्य होगा कि स्कॉटिश नेशनल पार्टी आ गई, एसएनपी कहते हैं शॉर्ट में, जबकि इसके पहले लिबरल डेमोक्रेट होते थे, लेकिन इन्होंने काफी सीट 50 के आसपास जीत लिया, स्कॉटिश नेशनल पार्टी। यहाँ पे आपको एक इंटरेस्टिंग बात पता होनी चाहिए कि ब्रिटेन एक यूनिटरी स्टेट है, और ब्रिटेन नहीं मतलब यूनाइटेड किंगडम की है, और जिसमें 4 अलग अलग कंट्री हैं एक तरह से, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड। और सभी की अलग अलग अपनी जो ये जो तीनों जो हैं इंग्लैंड के अलावा अपनी अपनी एक अलग पार्लियामेंट जैसी भी है, उसको बहुत सारा पावर भी डिवोल्व किया हुआ है, लेकिन वो सब यूनाइटेड किंगडम ही नाम के नेशन स्टेट का पार्ट है। बड़ी पिकुलियर व्यवस्था है। अब यहाँ पे देखिए चाइना के बारे में कह रहा है, पीपुल रिपब्लिक ऑफ चाइना, पीआरसी। ये यूनिटरी है, ध्यान रखिएगा, चाइना फेडरल स्टेट नहीं है, वहाँ ऑटोनोमस रीजन्स हैं, लेकिन यूनिटरी है। मार्क्सिस्ट लेनिस्ट वन पार्टी एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है। जो पीआरसी की जो स्टेट काउंसिल होती है इसकी एग्जीक्यूटिव बॉडी है। और डेंग जियोपिंग के टाइम में जो है 4 मॉडर्नाइजेशन किया गया था और मार्केट सोशलिज्म अपनाया गया था। तो सभी जो हैं ये करेक्ट है। इन रेस्पेक्ट ऑफ स्विस फेडरल काउंसिल, ये सब बहुत नॉलेज आपको देता है, बहुत नोन क्वेश्चन है। स्विस फेडरल काउंसिल एक अजीब है, इसमें 8 लोग मिलकर शासन करते हैं, इसलिए प्लूरल एग्जीक्यूटिव कहलाते हैं। 8 नहीं 7 7 सॉरी। और यहाँ पे जो उन्होंने दिया है ये गलत दिया है। इट हैज 6 मेंबर इन द काउंसिल, नहीं, इट हैज 7 मेंबर इन द काउंसिल, याद कर लीजिएगा। और रोटेशन से जो है वो प्रेसिडेंट बनते हैं, एक मेंबर हर साल। द ओरिजिन ऑफ द काउंसिल ओज टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1848, बहुत पुराना है। वहाँ कैंटन जो होते हैं उसको स्टेट को कैंटन कहते हैं। इट इज अ फेडरल कैबिनेट ऑफ द चलिए सब बाकी तो सब सही होगा, क्योंकि एक ही गलत है, इसमें 7 मेंबर होते हैं, याद कर लीजिए। स्विट्जरलैंड में एक और व्यवस्था है जिसको कि लैंड्स जर्मन बोलते हैं।
लैंड जजमेंट जो होती है वहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एक फॉर्म है, जो कैंटन में सभी लोग टाउन हॉल में खड़े होते हैं और पब्लिक पॉलिसी में हाथ उठा करके जो है वॉइस वोट से पॉलिसी को यस या नो कहते हैं। स्विट्जरलैंड। ये भी कई जगह पूछा जाता है, यूजीसी नेट में भी पूछा गया है। फिलीबस्टरिंग भी बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, यूजीसी नेट में भी पहले पूछा गया था और अभी भी कई एग्जाम में पूछा जाता है। क्या है फिलीबस्टरिंग? फिलीबस्टरिंग जो है वो अगेन सीनेटोरियल एक प्रिविलेज है, केवल सीनेटर को ही है। वहाँ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो वहाँ का लोअर हाउस है वहाँ पे नहीं, अमेरिका में अपर हाउस को सीनेट बोलते हैं, अपने यहाँ राज्यसभा है, उसके मेंबर को ये अधिकार है कि वो जितनी देर चाहे उतनी देर भाषण दे सकता है, कोई टाइम लिमिट नहीं होती है। तो मान लीजिए आज किसी बिल पे वोटिंग होनी है और किसी मेंबर ने ठान लिया कि आज तो हम वोट होने नहीं देंगे, तो वो 4 घंटा 5 घंटा भाषण करेगा, सभी सो जाएंगे थक करके। इट्स लाइक दैट। तो फिलीबस्टरिंग इज ए डिले फॉर ए वोट ऑन बिल। बिहार उड़ीसा प्रोविंस कब सेपरेट हुआ? ये एक अच्छा क्वेश्चन है। बिहार, पहले देखिए बंगाल उड़ीसा बिहार सब एक था, लेकिन 1912 में वो वही साल था जबकि कलकत्ता से दिल्ली जो है वो कैपिटल ट्रांसफर किया गया था। वैसे इम्प्लीमेंट तो 1931 में हुआ ये कैपिटल ट्रांसफर, क्योंकि यहाँ बनने में समय लगा नई दिल्ली को, लेकिन 2012 में ही ये डिसाइड हो गया था कि कलकत्ता जो है वो राजधानी नहीं रहेगी, दिल्ली रहेगी। और उसी साल ये हुआ कि बंगाल को 3 पार्ट में तोड़ दिया गया, बिहार अलग हो गया, उड़ीसा अलग हो गया 1912। अब इसके बाद के जो ये सब क्वेश्चन है मैं छोड़ रहा हूँ उड़ीसा के, आप इसको देख लीजिएगा, ये सब उड़ीसा के क्वेश्चन है, ये सब मैं छोड़ रहा हूँ, ये सब भी छोड़ रहा हूँ। यहाँ आइए 81 से आइए। रीड द स्टेटमेंट एंड आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट। कौटिल्या's theory of state was to promote the moral and material happiness and welfare of its people। आपको याद है ना कि प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है, कौटिल्य। यस। मौर्यन एम्पायर वॉज डिवाइडेड इनटू 4 प्रोविंस विद पाटलिपुत्रा एज कैपिटल। आप यदि नहीं भी जानते, जैसे मैं नहीं जानता कि 4 प्रोविंस में था, लेकिन पाटलिपुत्रा तो कैपिटल था, तो सही होगा। इस टाइप के स्टेटमेंट गलत होते नहीं हैं। और जो प्रोविंसेस का एडमिनिस्ट्रेशन वाइसराय, राजा का वाइसराय करता होगा, ठीक है। इन कौटिल्या's थ्योरी देयर वाज नो एक्सप्लिसिट मेंशन ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ये तो मैंने भी आपको कहा है कि उसमें तो एक जासूस बताता है नेचर ऑफ स्टेट, और वही बहुत स्पष्ट नहीं है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट था। वैसे भी मतलब मोनार्किकल फॉर्म को ही ज़्यादा वहाँ पे एक्सप्लेन किया जाता है। तो ए और सी तो सही है ही, और यहाँ पे कोई ए सी है ही नहीं, ऑल करेक्ट है, तो आपको कोई कंफ्यूजन भी नहीं होना चाहिए कि बी करेक्ट होगा। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट ऑप्शन प्रोवाइडेड इन रिलेशन टू राजा राम मोहन राय। ये आपको बहुत कंफ्यूज नहीं, ये कंफ्यूज नहीं करेगा, क्योंकि ही कैनॉट बी क्रिटिकल ऑफ आत्मीय सभा। वो तो फाउंडर थे आत्मीय सभा का। तो बाकी फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस, स्कॉलर ऑफ कंपैरेटिव रिलीजन, स्टूड फॉर फ्रीडम ऑफ प्रेस, who observed that religious toleration is crucial for growth of democracy। ये आपको कंफ्यूज कर सकता है, इसमें आप खासे कंफ्यूज हो सकते हैं। इसका ऑफिशियल आंसर उन्होंने विवेकानंद दिया है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने रिलीजियस कांग्रेस में भाग लिया था शिकागो में, तो पूछा भी गया है। और रिलीजियस टॉलरेशन को, हर रिलीजन को सम्मान देना चाहिए, उन्होंने कहा भी था। बट ऑफ कोर्स ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है सर। कौन है वो फिलोसफर हु लिव ड्यूरिंग द पीरियड व्हेन लिबरलिज्म वाज एट द क्रॉस रोड? ये सब एकदम हाईली कंफ्यूजिंग। इसका आंसर उन्होंने दिया है गोपाल कृष्ण गोखले। यदि आप गोखले जी का टाइमलाइन देखेंगे तो ये गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु माने जाते हैं। तो गांधी जी से सीनियर थे। अब उस समय में क्यों लिबरलिज्म क्रॉस रोड पे था? क्योंकि जो 20वीं शताब्दी के शुरू में 2 आइडियोलॉजी ने लिबरलिज्म को झकझोर के रख दिया था। एक था सोशलिज्म, जिसमें बोल्शेविक रिवॉल्यूशन हुआ था 1917 में, और दूसरा था फासिज्म, जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था, इतना पॉपुलर था। तो ठीक है, लेकिन डिफिकल्ट। हु इंट्रोड्यूस्ड एक्सट्रीमिस्ट नेशनल सेंटिमेंट इन कांग्रेस? तो ये तो चलिए, इसका ऑफिशियल आंसर मैंने नहीं देखा, लेकिन मुझे लगता है कि तिलक होंगे मेरे अनुसार से, ऑफ कोर्स, क्योंकि औरबिंदो तो स्पिरिचुअलिज्म की तरफ चले गए थे, नौरोजी और गांधी जी तो मॉडरेट थे। इसमें से रॉन्ग कौन है? यहाँ पे देखिए, गीता रहस्य इन्होंने लिखा है, एनाइलेशन ऑफ कास्ट अंबेडकर जी की किताब है, एस्से भी है, लाइफ डिवाइन औरबिंदो, श्री औरबिंदो की बुक है। माई एक्सपीरियंस विथ ट्रूथ है, ना कि माई एक्सप्लेनेशन ऑन ट्रूथ, तो ये गलत है। हिंद स्वराज जो है वो किस बारे में फेमस है? तो एक तो था कि इंडिया का
जो इंडिपेंडेंस है उसके क्या मायने हैं, ये उन्होंने उसमें लिखा था। इसके अलावा उन्होंने वेस्टर्न सिविलाइजेशन पे काफी खासा क्रिटिक भी लिखा था। एक क्वेश्चन और चलिए यहाँ कर लेते हैं कि हिंद स्वराज कब पब्लिश हुई थी, तो 1909 में। इसका जो दूसरा नाम है ये भी कहीं पूछा गया था किसी एग्जाम में कि इसका सेकेंड नेम इंग्लिश में क्या था, इंडियन होम रूल, याद रखिएगा। ये तीन चलिए पढ़ते हैं। 88 नेहरूवियन आइडिया ऑफ सोशलिज्म वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय फेवियनिज्म, तो वो फेवियन सोशलिज्म जो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ एंड अदर उनके उससे वो गाइडेड थे। वो बहुत ही ग्रेजुअल सोशलिज्म था, रिवोल्यूशनरी नहीं था, और उसमें डेमोक्रेसी बहुत ज्यादा अहम था। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल जो है दादा भाई नौरोजी ने लिखा था, जिनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया ब्रिटिश कहते थे। बी आर अम्बेडकर वॉज ए क्रूसेडर फॉर सोशल जस्टिस, ऑफ कोर्स, तो इसलिए सभी करेक्ट हैं। स्वामी विवेकानंद कब अटेंड किए थे वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन, तो 1893 शिकागो में, बहुत फेमस ईयर है ये। अकॉर्डिंग टू डोनाल्ड स्टोन 4P ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, ये आपको नया नॉलेज देता है। डोनाल्ड स्टोन ने 4P कहा था, प्लान, पॉलिसी, प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट। डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये अमेरिका ने क्वाइन किया था 1960-70s में। उनका कहना था कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है डेवलपिंग कंट्री में, इंडिया जैसे में, वो उनको अंग्रेजों वाला जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो चोला छोड़ना पड़ेगा, जहां पे कि कलेक्टर जो है केवल लॉ एंड ऑर्डर, रेवेन्यू वसूल करता है और डंडा चलाता है। नो, आपको एक अलग टाइप का एडमिनिस्ट्रेशन बनाना पड़ेगा जो डेवलपमेंट ओरिएंटेड हो, चेंज ओरिएंटेड हो, और वो जनता के भलाई के लिए काम करे। वो मतलब कि वो एक तरह से सोशल चेंज असर करे, और वो स्टेटस कोइस्ट ना हो, और वो प्रोजेक्ट ओरिएंटेड हो, प्लान, पॉलिसी, प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट। तो इसमें सब कुछ है, प्लान है, प्रोग्राम है, प्रोजेक्ट है। पॉलिसीज को छोड़ के इन्होंने प्रायोरिटीज कर दिया, तो ये गलत है। यहां पे ये क्वेश्चन आपको खासा परेशान कर सकता है। ये कह रहा है कि किस थिंकर ने थर्ड वर्ल्ड एडमिनिस्ट्रेशन को डेवलपमेंट से जोड़ा। लेकिन ये मैंने जो गेस किया इस बेसिस पे किया कि प्रिज्मेटिक सोसाइटी और उसके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को जिसने अध्ययन किया वो रिक्स है, तो इसलिए यही हो सकते हैं, और यही सही आंसर भी है। इनसे जुड़ा हुआ फिर दूसरा क्वेश्चन भी है, इकोलॉजी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि इकोलॉजिकल अप्रोच को अपनाते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। उसका मतलब ये होता है कि जो लार्जर सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट है वो कैसे इफेक्ट करता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। तो सोशल सेटिंग टू विच एडमिनिस्ट्रेशन रिलेट्स, और उसे अफेक्टेड भी होता है बोथ वे। प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया एज ए नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी कब स्टैब्लिश हुआ था, तो 1950 में प्लानिंग कमीशन स्टैब्लिश हुआ था। प्लान हॉलीडे जो है थर्ड प्लान, पहला तो 1951 से 56 या 50-55 चला होगा, 56 से 61, 61 से 66, और 66 से 69 के बीच में इतना ट्रबल हुआ इंडिया में कि 5 प्लान को बंद कर देना पड़ा। 3 साल तक रोलिंग प्लान, एनुअल प्लान चला, इसलिए प्लान हॉलीडे कहते हैं। ग्रीन रिवॉल्यूशन के बहुत सारे पर्पस थे। ये पूछ रहा है कि क्या इसका पर्पस था। इसका पर्पस एक यहाँ पे लिखा है कि एग्रीकल्चर को ऐसा बूस्ट करें कि हम कम से कम जो है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को इंपोर्ट करना पड़े, हम अपनी हंगर मिटाएं, प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं, आत्मनिर्भर हो हम एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में, ये था। लेकिन ये कुछ ही फसल को हेल्प कर पाया, और कुछ ही रीजन में। इसके चलते एक एग्रीकल्चर में एक लॉपसाइडेड डेवलपमेंट हुआ, जो पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के किसान तो इससे लाभान्वित हुए, लेकिन बिहार, ईस्टर्न यूपी, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, इसके किसानों को इससे फायदा नहीं हुआ। आर्टिकल 243 ZD, ये बहुत फेमस है, ये कोई बहुत ऑर्बिट क्वेश्चन नहीं है। ये डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी से रिलेटेड है, जो ये कहता है कि एक डिस्ट्रिक्ट में जो पंचायती राज हैं और म्यूनिसिपैलिटी सबके बीच में मिल करके एक डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग होनी चाहिए, उसके लिए कमेटी बनेगी। NDC जो है वो भी एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी थी, जिसमें सभी चीफ मिनिस्टर मेंबर होते थे और प्राइम मिनिस्टर उसके चेयर। वो प्लानिंग कमीशन के साथ नेहरू जी ने शुरू की थी। तो कब की है ये, सितंबर, अगस्त, आई एम कंफ्यूज, चेक कर लीजिएगा। इन दोनों में से शायद अगस्त या सितंबर, शायद परहैप्स, कंफ्यूज, मुझे याद नहीं, इन दोनों में से कोई एक होगा, चेक कर लीजिए। मैं यहाँ क्वेश्चन मार्क कर देता हूँ, सॉरी, क्वेश्चन मार्क। नीति आयोग रिप्लेस प्लानिंग कमीशन इन द ईयर 2015। ये बड़ा कंफ्यूजिंग इसलिए कि 1 जनवरी 2015 को ये सेटअप मतलब कि ऑफिशियली हुआ था। तो कई लोग इसको 2014 से भी कंफ्यूज करते हैं मोदी जी के आने के बाद। लास्ट क्वेश्चन है, विच इज नॉट ए फीचर ऑफ गुड गवर्नेंस। तो गुड गवर्नेंस के जनरली 8 फीचर होते हैं, जिसमें आता है कि ट्रांसपेरेंट हो,
मतलब ओपन गवर्नमेंट हो, कोलैबोरेटिव हो, पार्टिसिपेटिव हो, रिस्पॉन्सिव हो, कंसेंसस ओरिएंटेड हो और रूल ऑफ लॉ हो, करप्शन फ्री हो, इस टाइप के गवर्नमेंट होने चाहिए। लेकिन फ्री एंड फेयर इलेक्शन इसका कोई पार्ट नहीं है, तो इसलिए इसको हटा दीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं, एक बार फिर से मैं आह्वान कर रहा हूँ टेस्ट सीरीज एंड काउंसलिंग, नेट JRF एंड सेट, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड PhD के लिए, तो आप उस ब्यूटीफुल जर्नी को ज्वाइन कर सकते हैं मेरे साथ। ये है इसका, यहाँ पे आप मेल ID से रजिस्टर कर सकते हैं, आगे आपको बताया जाएगा। UGC नेट गाइड आप यहाँ से ले सकते हैं, वेरी पॉपुलर गाइड। और अभी अभी जो गाइड लॉन्च हुई है, यदि आप CUET PG की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपके लिए केक स्टार्ट करने के लिए इससे अच्छी गाइड नहीं हो सकती है। तो चलिए, बहुत जल्द मिलेंगे। एंड थैंक्स अगेन फॉर ऑल कि आपने इसको इतने पेशेंटली वॉच किया, यदि इस लास्ट स्लाइड तक पहुंच गए हैं। और आई होप कि बहुत जल्द मिलेंगे बहुत सारे इस तरह के पेपर को लेकर के, एटलीस्ट एक वीक में एक बार। तब तक के लिए